स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोस लॉ ये दोनों टॉपिक से रिवाइज करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन नोट करोगे आप लोग कि कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ये इसकी डेफिनेशन कि एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं, ये सरफेस है, तो इसमें से कितनी लाइंस पास होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि सरफेस हमेशा जो भी सरफेस की बात करेंगे टू डायमेंशनल होगा। ओके, मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ई डॉट एस फ्लक्स के लिए फाइल यूज करते हैं, तो फॉर्मूला ई डॉट एस। ये फॉर्मूला है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा मिलता जुलता जैसे गॉस का फॉर्मूला था एफ डॉट एस। ओके, जब फोर्स कांस्टेंट होती है और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, एफ डॉट डी एस। उसकी जगह क्या आएगा ई डॉट डी एस। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये आपको पता ही है। एस क्या चीज है, ये आपने नहीं पहले कभी पढ़ा था। एस होता है हमारा एरिया वेक्टर। हमने हमेशा एरिया पढ़ा, क्या होता है एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा था। ओके, तो एरिया वेक्टर क्या होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन में। तो देखो कि कैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। वही हमारे पास ये सरफेस है, मान लो रेक्टेंगुलर, इसका एरिया आप बता देंगे लेंथ टू ब्रेड्थ से। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दो वर्ड यूज होते हैं, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। नॉर्मल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया इधर भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे भी और ऐसे। ठीक है, मतलब इधर आपको दिख नहीं रहा हो सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप किसी भी साइड ले सकते हैं, इधर ले लीजिए इधर। ओके, जैसे और रिसेंटली आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये सरफेस है। ओके, तो या तो इधर होगा या इधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इसको। और इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो क्या होगा, फ्लक्स। ओके, डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही क्या होता है, ई कोस थीटा। एरिया का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया है और क्या पता चल गया हमें, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द सरफेस। तो पेपर में डेफिनेशन पूछते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसकी ऐसा यूनिट पूछते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने पढ़ी थी न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में या डिवीजन में इसको ऐसे लिखने की हैबिट डालना होता है कि पावर वाली फॉर्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है जो हमारे काफी काम आती है गॉस लॉ को समझने के लिए। ओके, और एक और कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, गॉस लॉ दिखाते हैं। गॉस लॉ डज नॉट टेल अस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट टेल्स अबाउट समथिंग एल्स। ओके, तो ध्यान रखना है कि वहां पर एक वर्ड आएगा क्लोज्ड और यहाँ पर क्लोज वर्ड नहीं है, तो क्लोज वर्ड लिख दिया तो गलत हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। इस बात का ध्यान रखना है आपको। फाइन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और क्या कहते हैं उसकी ऐसे ही है। और थोड़ा सा देख लो बेटा कि जैसे कैसे यूज होगा कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ई और एस में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। तो मान लो एरिया एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फ्लक्स हो जाएगा ई एस कोस 0 ई एस। मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, इसका एरिया वेक्टर भी घूम गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। देयर विल बी सम एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द फील्ड। एंगल आपको गिवन होगा 30 डिग्री 60 डिग्री। हम ऐसे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। ओके, आपको असाइनमेंट दिया था तो ये आपको समझ देखना पड़ेगा। फाइन, इसके बाद हम आएंगे गॉस लॉ पर। तो फिर एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। क्या डेफिनेशन होती है गॉस लॉ की, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ कुछ भी बोल देते हैं।
ये हमें क्या बताता है बेटा गॉस लॉ? ये हमें टोटल फ्लक्स दिखाता है पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। मतलब एक 3 डायमेंशनल कोई बॉडी है, उसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल अपने पास रूम होता है, मान लो कि क्यूब की फॉर्म में हमारा रूम, तो वो एक क्लोज सरफेस है। हमारे पास स्फेरिकल कोई बॉल है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, वो भी एक क्लोज सरफेस है। सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है कि एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, ये क्लोज सरफेस बोलेंगे। तो मेनली 3 ही सिलेबस में आपके आएंगे, क्यूब, स्फीयर और सिलेंडर। ओके, तो इन तीनों सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। तो ये अपने को टोटल फ्लक्स बताता है बेटा कि क्लोज सरफेस से कितना पास होगा। फाइव टोटल लिखूंगा मैं। हम जैसे इसी की बात कर लेते हैं, सिलेंडर की। तो इस सरफेस का फ्लक्स, इस सरफेस का फ्लक्स, ये 2 एरिया, एक ये वाली सरफेस का कर्व सरफेस एरिया, तीनों सरफेसेस का आपको पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ओके, और फ्लक्स निकालने के बाद आप तीनों को ऐड कर दोगे अलजेब्रिकली, अपने पास 5 टोटल आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught। ये गॉस लॉ आप लिखोगे इसे इंग्लिश में भी स्टेटमेंट, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस will be equal to the charge enclosed by the surface, नहीं ऐसे लिखेंगे, 1 by epsilon naught times charge enclosed by the surface। चार्ज enclosed मतलब उस सरफेस के अंदर, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो आपको देखना है। ओके, धीरे धीरे इसको आप समझेंगे, ये समझना अच्छे से जरूरी है काफी। इसको 5 टोटल को लिखने का क्या तरीका होता है कि E डॉट ds, और देखो जब मैंने फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी थी दी था, यहाँ पर एक सर्कल और डाल देते हैं। ये सर्कल हमें ये बताता है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरे क्लोज सरफेस पे। ओके, कि हर सरफेस का फ्लक्स ऐड करेंगे, टोटल फ्लक्स देगा, दैट विल बी इक्वल टू Q enclosed by epsilon। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आएगा क्लोज वर्ड का फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज enclosed by the surface। ओके, तो ये काफी नई चीज है आपके लिए, इसको डिटेल में भी अपने को देखना कि क्या है, क्या मतलब है इसका। तो मान लो बेटा अपने पास ये कोई क्लोज सरफेस है। ओके, और E डॉट ds ये हमारा गॉस लॉ था, या फिर आप ऐसे 5 टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चार्जेस पड़े मेरे पास इसके अंदर क्लोज सरफेस में, Q1, Q2, Q3। तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है सरफेस के अंदर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वहां पर क्या आ जाएगा Q इनक्लोज में? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अगर कोई पूछेगा फ्लक्स किसकी वजह से है, तो फ्लक्स तीनों चार्जेस की वजह से। फिर अगर मैंने एक और चार्ज रख दिया माइनस Q4। ओके, अब क्या होगा कि पूछा जाएगा फ्लक्स किसकी वजह से है। सॉरी, पहले ये पूछेंगे Q enclosed क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। और फ्लक्स किसकी वजह से है? फ्लक्स भी चारों चार्जेस की वजह से। फिर नेक्स्ट अगर मैंने एक और चार्ज बाहर रख दिया, अब क्या आएगा Q enclosed में? अभी भी आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। ओके, और ये चार्ज enclosed का होगा, Q5 नहीं आएगा क्योंकि Q5 सरफेस के बाहर है, ये बात याद रखनी है। और ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, ये सारे चार्जेस की वजह से होती है, चाहे चार्ज अंदर है चाहे बाहर। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 पॉइंट्स थे एनसीईआरटी में गॉस लॉ के बाद, यू विल रीड अबाउट इट। कि फर्स्ट ये कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। ओके, इट इज ऑलवेज ट्रू, इसका कोई एक्सेप्शनल नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। फिर जो Q enclosed है राइट हैंड साइड है, उसमें सिर्फ चार्जेस अंदर बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो फ्लक्स है ये सबकी वजह से होते हैं, चाहे चार्जेस अंदर है चाहे बाहर। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट ये दे रखा है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है कि गॉस लॉ यूज होता है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। अगर बहुत ज्यादा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में गॉस लॉ यूज होता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट ये देखते हैं कि जब हम गॉस लॉ यूज करते हैं तो गॉस लॉ किसी न किसी क्लोज सरफेस पे लगेगा। तो क्लोज सरफेस को जो भी हम
अपना सेलेक्ट करेंगे, उसको हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। ओके, ये 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट ये दे रखा है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू, कि गॉस लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ, कि अगर कूलम्स लॉ गॉस लॉ गलत हो जाता है तो इसका मतलब कूलम्स लॉ भी गलत हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, तो उसमें क्या कहते हैं, कभी गॉस लॉ के होने की गलत होने के चांसेस नहीं है। ओके, 6 पॉइंट्स रीड करना है एनसीईआरटी से। फिर इसमें से क्या आता है गॉस लॉ में से कि एक तो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड, और मैं 2 न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, और इसकी 3 एप्लीकेशंस तीनों एनसीईआरटी में दे रखी हैं। आपको एक बार पूरी डिराइव करके मैंने भेज रखी है ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो पहले इसका वो देखो, न्यूमेरिकल देखो, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की वर्डिंग ये भी एनसीईआरटी में है, देखना कि एक सिलेंडर दे देते हैं। ओके, और हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ऐसे। हमसे 3 चीजें पूछी गई हैं। पहली ये फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, सेकंड टोटल फ्लक्स, ये जब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो सारे आंसर ऐड कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। आफ्टर दैट चार्ज एनक्लोज्ड, इसके अंदर कितना चार्ज है। ओके, 3 न्यूमेरिकल्स हैं, 2 मैं करवाऊंगा, तीसरा आप करोगे। ये थ्योरी में दे रखे हैं, 2 सोल्ड एग्जांपल्स हैं, ये वाला और एक सोल्ड एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। थर्ड सोल्ड एग्जांपल, जो सेकंड सोल्ड एग्जांपल है वो खुद से करेंगे। तो देखो इसका क्या मतलब है, सिलेंडर है हमारा, तो अपने सिलेंडर में बेटा 3 सरफेसेस होते हैं, राइट? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक कर्व सरफेस, जैसे मैंने भी बताया था। ये और एक और कन्वेंशन होती है गॉस लॉ में कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, मतलब इसकी इधर, इसकी इधर होगी, और कर्व सरफेस की हर जगह ऐसे, ठीक है? तो जब मैं एरिया वेक्टर कैसे बताऊंगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और कर्व सरफेस का हर जगह ऐसे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होता है। तो 3 सरफेसेस हैं, तीनों का एरिया वेक्टर मैंने दिखा दिया। मैग्नीट्यूड इसका पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना होगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ओके, आप पढ़ लेते हैं। स्फीयर भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। स्फीयर में भी हर जगह एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन कैसे पता चलती है, जो सेंटर से पास होती है, हर जगह एरिया वेक्टर ऐसे। एक ही सरफेस है स्फीयर में, जैसे इसमें 3 सरफेस थे, एक पूरा एक सरफेस, और उसका एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, थर्ड जो सरफेस क्लोज सरफेस आएगा वो आएगा क्यूब। तो क्यूब में क्या होगा, आपको एरिया की वैल्यू तो पता ही है कि ए स्क्वायर, अगर साइड ए है तो क्या होगी, और एरिया ए स्क्वायर होगा। 6 सरफेसेस होते हैं क्यूब में, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6। एरिया हर किसी का बाहर की तरफ, इसका इधर बाहर, इधर नीचे, इसका ऊपर, इसका उधर बाहर, इसका इधर बाहर। मतलब आप रूम में बैठे हो तो मतलब मान लो मेरे पीछे बोर्ड है, इस वाली वॉल का इधर बाहर होगा, सामने वाली वॉल का सामने बाहर होगा, इस वाली वॉल का इधर बाहर होगा, नीचे फ्लोर का नीचे की तरफ होगा। तो वर्डिंग क्या है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज टेकन आउटसाइड। ओके, तो 3 सरफेस हमने डिस्कस कर ली। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। ये 3 सरफेस है, इसमें नाम देता हूं, इसे 1, इसे 2, इसे 3। तो फ्लक्स थ्रू 1 देखो, एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। एस मानिए मैंने एरिया, एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, ई एस कोस 180 डिग्री, क्या हो जाएगा -6। फ्लक्स थ्रू 2, ये एरिया वेक्टर इधर, ई और एस सेम डायरेक्शन है, ई एस कोस 0, क्या हो जाएगा ई एस। फ्लक्स थ्रू 3, यहां पर देखो एरिया वेक्टर इधर होगा हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो ई एस कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तो तीनों सरफेसेस का हमने फ्लक्स निकाल दिया, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। सेकंड पार्ट का आंसर 0। चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ, फाई टोटल किसके बराबर है, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल 0 है, तो चार्ज एनक्लोज भी क्या हो जाएगा 0। ओके, तीनों आंसर आ गए अपने। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
आप एनसीईआरटी के दोनों सोल्ड एग्जाम्पल जो दोस्त लोगों के ऊपर है खुद से ट्राई करना बेटा, मैं थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे कि एग्जाम में आया हुआ एक बार। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। अब अपने क्वेश्चन दिया है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देते हैं फॉर एग्जांपल 0.01 मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये दे देते हैं कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में 50x आई है। 50x मतलब x के साथ चेंज होती जा रही है। ओके, फिर हम ये भी देखते हैं कि ये 1 मीटर डिस्टेंस पे एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है, ये डिस्टेंस नहीं देगा, वो a ले लेना डिस्टेंस। ओके, ये वाला डिस्टेंस a होगा, वहां पर सिलेंडर की जगह क्यों पड़े, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। वो इक्वेशन सेम है, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, टोटल फ्लक्स एंड चार्ज ऑन फ्लक्स। तो देखो वही आपको सरफेसेस ले लेते हैं 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है एक्स एक्सिस में, फ्लक्स थ्रू 1 क्या होगा, एरिया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 180 डिग्री माइनस ES। E की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालेंगे 1 माइनस 50s हो जाएगा, वैसे दे देंगे 0.0। फ्लक्स थ्रू 2, E इधर, S भी इधर, 0 डिग्री लेंगे तो ES हो जाएगा। E की वैल्यू क्या डालेंगे आप, इसके लिए x कितना 1 और 1 2 100 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। फ्लक्स थ्रू 3, वो क्या होगा बेटा, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री चाहिए। ओके, टोटल फ्लक्स दोनों को ऐड कर दो, अब टोटल फ्लक्स 0 नहीं आएगा क्योंकि हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये 1 ये आएगा 0.5। टोटल फ्लक्स ये यूनिट लिखते हैं ना फ्लक्स का बाद में। ओके, टोटल फ्लक्स निकाल लो, माइनस करेंगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0.5 और इसको टोटल फ्लक्स को किसके बराबर रख दोगे, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास Q एनक्लोज्ड भी आ जाएगा। आप आंसर छोड़ के आ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालने से आपका आंसर हो जाएगा 0.5 एप्सिलॉन। ओके, ये भी वैल्यू करें तो 2 सोल्व एग्जांपल आप खुद से करोगे। फिर देखा इसकी एप्लीकेशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन एप्लीकेशंस ये आपका एक दिन का पूरा काम रहेगा और आपका फर्स्ट चैप्टर लगभग रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। ओके, फाइन।